अमीर देवरानी वर्सेस गरीब जेठानी की गोद भराई ड्रेस। OMG तारा, तुम्हारी गोद भराई का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। पूरे फंक्शन में तुम ही छाई हुई हो। सच में तारा, तुम्हारी गोद भराई का ड्रेस बहुत सुंदर है। यू लुक लाइक सेलिब्रिटी। वैसे कितने का लिया है लहंगा? रीटा मोना से अपनी गोद भराई के ड्रेस की तारीफ सुनकर तारा शेखी बखारते हुए बोलती है, सुंदर तो होगी ही ना। मेरी सास ने पूरे 10 लाख रुपए में डिजाइन करवाया है ये लहंगा। 10 लाख रुपए का लहंगा? ये तो काफी महंगा है। ओफो रीटा, हम अमीरों के लिए क्या सस्ता क्या महंगा। और वैसे भी तारा का दिल जिस भी ड्रेस पर आ जाता है, फिर चाहे वो कितनी भी महंगी हो, मैं लेके ही रहती हूँ। घमंडी तारा को अपनी बड़ाई खुद करते देखकर गोद भराई में आई पड़ोसन मुंह चढ़ा लेती है। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। हाँ, मुझे तो खास पसंद नहीं आया इसका लहंगा। और एक कामिनी, कितना सुंदर लहंगा तो है तारा बहू का। मेरी तो नजरें टिक गई हैं। आज तो सारी की सारी महफिल मैंने लूट ली। गुड जॉब तारा। मगर मेरी गरीब जेठानी कहाँ रह गई? तभी सीढ़ियों से गोटेदार खूबसूरत लहंगे में विधि को आते देखकर सबकी नजरें तारा के ड्रेस से हटकर गरीब विधि के ड्रेस पर टिक जाती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, विधि बहू, तुम्हारी गोद भराई का जोड़ा तो बहुत ही शानदार लग रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारी ड्रेस के आगे तुम्हारी अमीर देवरानी का लाखों का ड्रेस फीका पड़ गया है। सब लोगों को जेठानी की गोद भराई की ड्रेस की तारीफें करते देखकर देवरानी तारा जल भुन कर खाक हो जाती है। नो नो नो, हर बार ये जेठानी मेरे बदले की तारीफ खुद बटोर लेती है और मेरे तन बदन में आग लगाती है। मगर इस बार ये मेरे चाल से बचने वाली नहीं है। आखिर देवरानी तारा कौन सी नई साजिश रचने वाली है और क्यों उसे अपनी जेठानी के ड्रेस से इतनी जलन हो रही है, ये जानने के लिए तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। सासू माँ, जल्दी से मेरा गृह प्रवेश करवा दीजिए। मैं थक कर चूर हो गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, सबसे पहले मेरी तारा बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगी। ऐसा बोलकर अपर्णा खरे सोने का कलश अमीर तारा के आगे और साधारण कलश गरीब विधि के आगे रखती है। चलो मेरी लाडली तारा बहू, सबसे पहले तुम गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखो। तभी देव विधि के हक में बोलता है, पर माँ, इस घर की एक बड़ी बहू होने के नाते गृह प्रवेश करने का अधिकार तो पहले विधि का है ना। वाह रे मेरे सपूत, अभी शादी को 1 घंटा नहीं गुजरा और बीवी की हिमायत कर रहा है। मगर अपर्णा, देव ने उचित बात कही है। आखिरकार विधि तारा की जेठानी है। देखो जी, तुमने मेरी पसंद से इस गरीब को मेरी बहू नहीं चुना। इतना ऊंचा खानदान था हमारा, फिर भी तुमने अपना वचन निभाने के लिए गरीब हरि प्रसाद की बेटी को बहू बना लिया। तो गृह प्रवेश भी खुद ही करवा लो। अपने प्रति अपनी सास का खटास भरा रवैया देखकर विधि की आंखें नम हो जाती हैं। तभी देवरानी तारा उसको अपमानित करती है। बेचारी मेरी गरीब जेठानी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मगर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तारा, क्योंकि मैं माँ जी को दिल से अपना मानती हूँ। थोड़ी देर में अपर्णा दोनों देवरानी जेठानी को बुलाती है। सासू माँ, आपने बुलाया? हाँ, कुछ घंटे में तुम दोनों देवरानी जेठानी की मुंह दिखाई है। तारा बहू, ये तुम्हारी मुंह दिखाई की ड्रेस है। जैसा तुमने फोन पर ऑर्डर दिया था वैसा ही सिलाया है। ओह माय गॉड मम्मी जी, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि पीच कलर का लहंगा आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। एक तरफ अपर्णा अमीर देवरानी को बेशकीमती मुंह दिखाई का जोड़ा देती है, वहीं खफा अंदाज में जेठानी विधि को सस्ता लहंगा पकड़ाती है। ये लो तुम्हारे खातिर है, मगर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। ये जोड़ा इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मेरी नाक ना कटवा दो। नॉट बैड मेरी गरीब जेठानी, तुम इतनी सस्ती ड्रेस के काबिल हो। वैसे भी मेरी मुंह दिखाई का ड्रेस लाखों का है। आज तो सारी सुर्खियां मैं ही बटोरूंगी। ऐसा बोलकर घमंड में ऐठती हुई तारा ड्रेस लेकर तैयार होने चली जाती है। विधि कमरे में आती है। ये जोड़ा तो काफी ज्यादा हल्का है। अभी तो मुंह दिखाई में काफी वक्त है, मैं इसमें बॉर्डर और लेस लगा लेती हूँ। विधि, जो कि अपने मायके में दर्जी का काम करके खर्चा निकालती थी, आज उसका हुनर ससुराल में उसके काम आता है। वह सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस में कारीगरी करके ड्रेस को खूबसूरत बनाकर पहनकर मुंह दिखाई में आती है। ड्रेस देखकर अमीर देवरानी मात खा जाती है। सासू माँ, आप तो बड़ी दल बदलू निकली। मेरे सामने आपने इस गरीब जेठानी को सस्ता लहंगा देने का दिखावा किया और बाद में इतना सुंदर लहंगा दे दिया। अरे मैं तो खुद चक्कर खा रही हूँ। इस गरीब विधि ने इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से खरीदी? विधि की मुंह दिखाई की ड्रेस देखकर पड़ोसन कामिनी रमोला उसकी बढ़ चढ़कर बड़ाई करती हैं। अरे वाह, तुम्हारी मुंह दिखाई की ड्रेस तो सेलिब्रिटी जैसी लग रही है बहू। कितने सलीके से सिलाई की है और डिजाइन भी आला है।
किसी टेलर से सिलवाई है या डिजाइन करवाया है? जी नहीं आंटी जी, मैंने ये ड्रेस किसी से डिजाइन नहीं करवाई, बल्कि खुद तैयार किया है। मुझे दर्जी का काम आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत हुनरबाज हो। नहीं तो आजकल के मॉडर्न जमाने की लड़कियां कहाँ सिलाई कढ़ाई में लगन दिखाती हैं। आंटी जी, आपको नहीं लगता आप मेरी गरीब जेठानी की ड्रेस की तारीफ करके उसे कुछ ज्यादा ही चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं? उसकी तुलना में मेरी ड्रेस लाखों की है। अरे बहू, ड्रेस लाखों की हो या हजारों में ये मायने नहीं रखता, पहनने वाले पर जचना चाहिए। अरे रमोला एनामी, लोगों को बस शो ऑफ करना होता लाखों रुपए खर्च करके। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये सुनकर तारा तिल मिलाकर मुंह दिखाई की भरी महफिल से उठकर कमरे में चली जाती है। सबकी नजरें मेरी गरीब जेठानी की ड्रेस पर अटकी हुई थी। मेरे लाखों का ड्रेस तो फीका पड़ गया। हाँ, इसी तरह समय गुजरता है जहां देवरानी तारा लाखों रुपए के एक एक ड्रेस डेली वियर के लिए खरीदती है, तो वहीं विधि खुद अपने हाथों से ड्रेस सिलती है। OMG, ये वन पीस कितना प्यारा लग रहा है। फंक्शन के चलते भारी भरकम साड़ी पहनकर मेरी तो जान निकल गई थी। अब तो मैं वन पीस ही पहनूंगी। तारा वन पीस ड्रेस पहनकर जैसे कमरे से बाहर निकलती है तो सांस टोकती है। तारा बहू, तूने कैसी ड्रेस पहनी हुई है? अच्छी है ना माँ जी, कल ही अनंत ने दिलवाई है। पूरे 50,000 रुपए का है ये वन पीस। देखो तारा बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस तरह के छोटे छोटे ड्रेस शोभा नहीं देते। तुम अपनी जेठानी की तरह साड़ी पहनो। मम्मी जी प्लीज, मुझे 6 मीटर की साड़ी नहीं लपेटी जाएगी, मैं तो वन पीस ही पहनूंगी। तारा जवाब देकर चली जाती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों देवरानी जेठानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अब अपर्णा के अंदर से विधि के लिए कड़वाहट खत्म हो जाती है। दोनों बहुओं को 8वां महीना चढ़ गया है, मुझे उनकी गोद भराई करवानी चाहिए। तारा बहू, विधि बहू, जरा मेरे पास आओ। जी मम्मी जी, बुलाया? माँ जी बुलाया? हाँ, इसी हफ्ते में तुम दोनों की गोद भराई करवा रही हूँ, तो चलो आज तुम दोनों को गोद भराई की शॉपिंग करवा देती हूँ। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? मेरी सास मेरी गरीब जेठानी को भी मेरे साथ साथ गोद भराई की शॉपिंग करवाएगी? इतनी जल्दी इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कोई नहीं, मैं भी तारा हूँ तारा। अपर्णा दोनों को लेकर महंगे शोरूम में जाती है। दुकानदार दोनों को एक से बढ़कर एक महंगे ड्रेस दिखाता है। ये देखिए मैडम जी, आजकल गोद भराई में शरारा सूट से लेकर लहंगे से लेकर साड़ियों के भी अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। ये सारी ड्रेस कितने चटक रंग के हैं, बिल्कुल गरीबों वाले। कोई लाइट कलर का लहंगा दिखाओ और एक्सपेंसिव होना चाहिए। दुकानदार तारा को कई सारे ड्रेस दिखाता है, मगर वो जानबूझकर एक के बाद एक रिजेक्ट करती जाती है और लास्ट में पूरे 10 लाख का लहंगा चुनती है। हाँ, ये ड्रेस मुझे मेरी गोद भराई के लिए पसंद है, मुझे ये खरीद दीजिए। तारा बहू, थोड़ा सस्ता ड्रेस देख, आखिरकार गोद भराई में एक बार ही तो पहनना है। विधि बहू के लिए भी ड्रेस लेना बाकी है। मम्मी जी सॉरी, मैं लूंगी तो यही ड्रेस लूंगी, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। और वैसे भी मेरी गरीब जेठानी तो दर्जी है ना, अपने लिए इस बार भी खुद ही ड्रेस बना लेगी। तारा की बात सुनकर विधि सहनशीलता से बोलती है, माँ जी आप देवरानी जी को यही ड्रेस दिलवा दीजिए। सचमुच मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है, मैं अपने लिए ड्रेस खुद बना लूंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी घर लौटती हैं। अपर्णा अपनी एक बनारसी सुंदर सी साड़ी विधि को लाकर देती है। विधि, ये मेरी शादी की साड़ी है, इसी को पहनकर दुल्हन बनकर मैं इस घर में आई थी। मैं तुझे गोद भराई में भी अच्छी ड्रेस नहीं दिला सकी, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि गोद भराई में भी काफी ज्यादा खर्चा लग गया है। तो अगर तू इसे अपने लिए ड्रेस बनाना चाहती है तो इसे इस्तेमाल कर लेना। धन्यवाद माँ जी, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। विधि प्रेगनेंसी में भी सारी रात जाग कर अपने लिए ड्रेस बनाती है और अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी एक साथ गोद भराई में आती हैं, जहां हर बार की तरह इस बार भी गरीब जेठानी अपनी ड्रेस के चलते तारीफें बटोरती है। बस इस जेठानी की ड्रेस की तारीफ सुनकर मैं थक चुकी हूँ, अब ये मुझसे पंगा लेने का अंजाम देखेगी। जलन में आकर तारा विधि की ड्रेस को कैंची से काटने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसकी सास देख लेती है और जोरदार थप्पड़ मारती है। तारा बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम इतनी गिर जाओगी सिर्फ एक तारीफ के चलते। माँ जी क्या हुआ, आपने तारा को क्यों मारा? अपर्णा विधि को सब कुछ बताती है, फिर भी विधि तारा के लिए हमदर्दी जताती है। तारा, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए तो तुम चाहे मेरी सारी ड्रेस रख लो, मगर ऐसे चाले मत चलो। तारा सबके सामने बहुत लज्जित महसूस करती है और उस दिन के बाद से वो अपनी गरीब जेठानी से जलना छोड़ देती है। रुक जाओ भाभी, तुम्हारा गृह प्रवेश हम ट्रेंडिंग तरह से करवाएंगे जो आजकल चल रहा है।
ये थाली है और ये सफेद कलर का कपड़ा जो मैंने खुद से डिजाइन किया है। पहले लाल थाली में पैर लाल करके इस सफेद कपड़े पर चलते हुए अंदर आना, फिर आपके पैरों की छाप इस पर आ जाएगी जो हम संभाल के रखेंगे। आखिर इकलौती भाभी है हमारी। अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छे से गृह प्रवेश की तैयारी की है अपनी भाभी की। चलो अच्छी बात है। इस तरह प्रेरणा के कहने पर उसकी भाभी सुप्रिया लाल थाली में पांव लाल करके सफेद कपड़े पर चलती हुई अंदर आ जाती है, जिसके बाद दुर्गा उसे उसके कमरे में लेकर जाने लगती है। अरे क्या माँ, आप अभी से भाभी को कमरे में लेकर जा रही हो? अभी तो भाभी इस घर में आई है, हमें थोड़ा सा बातें तो करने दो उनके साथ, और अभी तो इनकी पहली रसोई की रस्म भी होनी है। अरे तुम्हारी भाभी थक रही होगी, कुछ देर बात कर लेगी। नहीं माँ, आप तो घर की रौनक को ही उड़ा रही हो। इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें मौका तो दो भाभी से बात करने का। प्रेरणा की ये बातें सुनने के बाद सुप्रिया अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मैं तो पहले ही शादी के चलते बहुत ज्यादा ठगी गई हूँ। लगता है ननन जी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब सुप्रिया सभी रिश्तेदारों के साथ बैठ जाती है। सभी उससे बातें करते हैं और वो भी सभी से थकी हुई हालत में मुस्कुराहट कर बातें कर रही होती है, जिसके बाद घर में आई बुआ सभी से कहती है, चलो दुर्गा, अब अपनी नई बहू की पहली रसोई की रस्म करवा दो। पहले रसोई की रस्म में बहू से कुछ मीठा ही बनवाना। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। बहू एक काम करो, गाजर का हलवा बना लो और आलू पूरी बना लेना, सब लोग खा लेंगे। तुम भी बहुत थकी हुई हो। ये सुनते ही प्रेरणा के कान अचानक से खड़े हो जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? घर में नई बहू आई है और आप उसे पहली रसोई की रस्म में सिर्फ एक गाजर का हलवा बनाने के लिए कह रही हो? अरे नई बहू आई है तो कम से कम 5-6 तरह के खाने बनवाओ। ये क्या, आप तो सिर्फ गाजर के हलवे में ही टाल रही हो बात को। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। सर अपनी भाभी की हालत को देखो, वो आज बहुत ज्यादा थकी हुई नजर आ रही है। शादी के चलते उसे थकान हो गई होगी, इसीलिए मैंने सिर्फ गाजर का हलवा और आलू पूरी बनाने के लिए कहा है, तो इतना काफी है। क्या बात कर रही हो माँ, आप तो अभी से अपनी बहू को बिगाड़ दोगी। बाद में मुझे मत कहना फोन कर करके मेरे ससुराल में। मुझे जब बताया करोगी तो मैं आपको ही गलती समझूंगी। अभी से ही ये हाल कर रही हो, आगे पता नहीं क्या होगा। ये सारी बातें सुनते ही सुप्रिया को थोड़ा अजीब लगता है और वो थकी हुई आवाज में कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, अगर ननन जी को मेरे हाथों की तरह तरह की वैरायटीज खानी है तो मैं उनके लिए बना दूंगी। मैं उनके लिए 5 से 6 तरह का खाना बना दूंगी जो उन्हें पसंद हो। ये सुनते ही प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी भाभी को वैरायटीज बताना शुरू करती है। हाँ तो भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बनाना क्या क्या है। आप एक शाही पनीर की सब्जी बना लो, साथ में कड़ी चावल, कोफ्ते की सब्जी और मलाई चाप, साथ में रुमाली रोटी, जीरे वाले चावल, रायता, तंदूरी नान भी बना लेना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। हे भगवान बेटी, इतना सारा खाना तुम अकेले खाओगी क्या? कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब सुप्रिया रसोई में जाती है। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वो पहली रसोई की रस्म में ये सब खाना बनाना शुरू करती है। एक के बाद एक उसे खाने की डिशेस तैयार करनी पड़ती है, जिसमें उसे बहुत थकान महसूस होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वो शाही पनीर की सब्जी, कड़ी चावल, कोफ्ते की सब्जी, रायता, जीरे वाले राइस, तंदूरी नान, गाजर का हलवा सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है और उसके बाद वो सबके लिए इतना सारा खाना खाने की टेबल पर लगा भी देती है। अब लग रहा है ना जैसे घर में नई नवेली बहू ने पहली रसोई की रस्म की है। अब खाने की टेबल कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। इतने सारे खाने की वैरायटीज देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। भाई मैं तो और इंतजार नहीं कर सकती, मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ। प्रेरणा खाना खाती है और खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ चिंता मत करो, जब मेरी शादी होगी, शादी के बाद मेरी पहली रसोई में मैं 10 तरह के पकवान बनाऊंगी और आप सभी को भी बुलाऊंगी। देखना, मेरे हाथों के 10 तरह के पकवान खाकर आप बहुत खुश होने वाली हो। भाभी ने तो जो भी बनाया है चलो ठीक ही है, लेकिन मेरे हाथों का खाना खाकर मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। भाभी के इस खाने को खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस भाभी ने हमारा दिल रखने के लिए सारा खाना बनाया है, ऊपरी मन से। क्या बात कर रही हो बेटी, खाने में तो कोई कमी लग ही नहीं रही। मुझे भी खाने में कोई कमी नहीं लग रही भाभी। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनाया है हमारी बहू ने। बहू ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। इस तरह सभी लोग धीरे धीरे सुप्रिया को शगुन के पैसे देते हैं। ये भी प्रेरणा से देखा नहीं जाता और वो मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब शादी के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है और प्रेरणा हर रोज कोई ना कोई कमी अपनी भाभी के खाने में निकालती ही रहती है। अरे भाभी, आपको हुआ क्या है? रोजाना आप सड़ा सा खाना बनाकर रख देती हो, हमें ऐसा खाना नहीं खिलाती हो, जबकि हम लोगों को अच्छा खाना खाने की आदत है। माँ भाभी को मना ही कर दो कि वो खाना ही ना बनाए। ऊपरी मन से खाना बनाने से क्या ही फायदा होगा जब वो स्वादिष्ट ही नहीं होगा।
प्रेरणा ऐसा कहकर चली जाती है। अब वक्त के साथ साथ उसका भी एक अच्छे से घर में रिश्ता लग जाता है और उसकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी के 1-2 दिन पहले ही जब वो अपनी भाभी के हाथों का बना हुआ खाना खा रही होती है तो अपनी भाभी से कहती है, आप तो अपनी ससुराल वालों को ऐसा खाना खिलाती हो, देखना जब मैं बहू बनकर जाऊंगी तो अपने ससुराल वालों को इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि मेरे खाने की चर्चा यहाँ तक होगी। पता नहीं ननद जी, मैं तो बहुत दिल से बनाती हूँ खाना, आपको क्यों नहीं पसंद आता? पर अच्छी बात है, अगर आपके यहाँ से हमारे कानों में तारीफ सुनने को मिलेगी तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिन बाद प्रेरणा की शादी होकर वो भी अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसका अच्छे से गृह प्रवेश होता है। लेकिन शादी के चलते प्रेरणा भी बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। सबसे ज्यादा वो अपनी ज्वेलरी, लहंगा और रात भर मंडप में फेरे लेने के लिए बैठे हुए उसकी थकान बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। ससुराल में आने के बाद उसका बस मन आराम करने का था, लेकिन अब सास ने उसे आते ही पहली रसोई के लिए बोल दिया। अरे बहू, ये क्या, तुम तो आराम करने लगी? आज तुम्हारा पहला दिन है अपने ससुराल में, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। एक काम करो, जल्दी से रसोई में पहुंच जाओ। सभी रिश्तेदार मेरे घर पर आए हुए तुम्हारे हाथों के खाने का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। चलो चलो जल्दी करो, मैंने तुम्हारे घर वालों को भी बुला लिया है, वो भी आज तुम्हारे हाथों से बना हुआ पहली रसोई का खाना खाएंगे। और खाने में 1-8 वैरायटीज नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10 तरह के खाने बनाना। आखिर लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है। ये सुनते ही प्रेरणा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि पहली रसोई की रस्म इतनी टफ होने वाली है। वो रसोई में जाती है और सभी के लिए 10 प्रकार के भोजन बनाना शुरू करती है। अपनी पहली रसोई की रस्म में वो बहुत ज्यादा थकने लगती है। तब उसे अपनी भाभी के बारे में याद आता है। मेरी भाभी ने कितनी मुश्किल से उस दिन खाना बनाया होगा, आज मुझे एहसास हो रहा है। उसके अलावा भी जब भी भाभी खाना अच्छा बनाती थी तो मैं उनके खाने में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करती थी। उन्हें कितना बुरा लगता होगा। यहाँ प्रेरणा अकेले ही सबके लिए 10 प्रकार के भोजन बना रही होती है। तभी उसकी भाभी रसोई में आती है और उसे देखकर कहती है, ननद जी, आपको कोई मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। भाभी को देखते ही प्रेरणा उसे गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने पहली रसोई की रस्म में तुमसे इतना सारा खाना बनवाया और आज जब मेरी सास मुझे 10 तरह का खाना बनवा रही है तो मेरी तो आफत ही आ गई है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शादी की दुकान में पहली रसोई की रस्म कितना मुश्किल होता है करना। ये सुनते ही सुप्रिया मुस्कुराती है और प्रेरणा से कहती है, चलो कोई बात नहीं ननद जी, आपको एहसास तो हुआ। खैर ये सब छोड़ो, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। इस तरह सुप्रिया अपनी नंद के साथ पहली रसोई की रस्म में उसकी मदद करवाती है और आखिर में प्रेरणा 10 प्रकार के भोजन बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है, जिसमें उसकी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद उसे सबकी तारीफ सुनने को मिलती है, जहां उसकी थकान थोड़ी कम हो जाती है। इस तरह उस दिन के बाद से उसकी भाभी के साथ अच्छी बनने लगती है और वो अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।